हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पे लेकर आ गए धमाकेदार हिंदी क्लास। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको अच्छा नंबर स्कोर कराऊंगा। जी हाँ, कम से कम 50 से 60 नंबर आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगा। सबसे पहले एक काम करना है यार, कि हमें हार नहीं मानना है। लास्ट डे बचे हैं और लास्ट दिनों में चौचक तैयारी करना है, चपुआ वाली तैयारी करवा रहे हैं। मैं दो पेपर, दो सीरीज डेली चलाऊंगा। एक आपका वायरल मॉडल पेपर आएगा, जी हाँ, जो कि एकदम सेम टू सेम आपकी स्कूल जैसा रहेगा, जो कि आपके बोर्ड में आएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। बाकी छोटे छोटे हम टॉपिकों में डिवाइड करेंगे, और वो टॉपिक जो कि आपके वो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। देन आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सर, हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए तो क्या होगा? ये होगा कि आपका हिंदी में जो ये 100 में 100 नंबर का क्या होगा, बिल्कुल तैयारी होगी। वो भी 22 फरवरी के दिन। जी हाँ, जो आपका 22 फरवरी का पेपर है ना, उसके दिन आपकी होगी हिंदी की तैयारी। जी हाँ, ये 100 में 100 का जो टारगेट है बिल्कुल आपका आएगा। सर, आपने कुछ स्पेशल किया है क्या? बिल्कुल किए हैं। वो मैंने बैच लॉन्च किया, जुनून बैच। जुनून बैच में आपको हिंदी के 7 सेट कंप्लीट अभी कंप्लीट करवा दिए गए। विद इन 2 डेज में वहां पे 7 और सेट अपलोड हो जाएंगे। फिर उसके 2 दिन बाद आपके 7 सेट और, यानी कि आपके 7 के 21 सेट आपको मिल जाएंगे फॉर लास्ट 4 ईयर के। आप कहेंगे सर 7 चौक 28 होता है, लेकिन इसका पूरा निचोड़ मैं वहां पे अपलोड करवाया हूँ पिछले 4 सालों का पेपर। बिल्कुल वैसा पेपर जो आपके एग्जाम में आएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। केवल 199 रुपए में है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका मैं क्या क्या करवाऊंगा, ब्रीफ में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कराएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे गद्यांश, फिर पद्यांश, फिर आपका क्या रहेगा इसमें, आपका मुहावरे, जीवन परिचय के साथ साथ आपका खंड का भी रहेगा, साथ ही साथ कहानी का रहेगा। तो देनी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप शेयर करके एक वीडियो को लाइक करना तो मैं बनता है, करे जा रहे हैं गुरुदेव, कर देंगे यार। चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे भाई? चैनल को सब्सक्राइब तो करो। आप लोग कर लिए गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब, अब क्या करना है, अब शेयर कर देना। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न बहुविकल्पी। 100 अजान एक सुजान के लेखक है। सर, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, छाप देना है। बाल कृष्ण भट्ट। सर, 100 अजान एक सुजान के जो लेखक है बाल कृष्ण भट्ट है। 22 फरवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन है, एकदम घोल कर पीजिए, इसको घोल कर पीजिए। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है सर? बाल कृष्ण भट्ट है गुरुदेव। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है गुरुजी। कौन है भैया? बाल कृष्ण भट्ट है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, है यहाँ पे, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक है। सर, जो राष्ट्र का स्वरूप है इसके निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्र का स्वरूप है, निबंध है। राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है? यह एक निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एकदम छापना है। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। फिर अगला यहाँ पे प्रश्न, इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, वाला, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है। जो सर ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है, जैनेन्द्र कुमार है। सर, कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। सर, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक का नाम लिखिए सर, जैनेन्द्र कुमार ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है। और ये पेपर में आएगा, ये आपके पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा। वाला है, विद्या निवास मिश्र निबंधकार है। जो सर विद्या निवास मिश्र है, यह किस प्रकार के निबंधकार हैं? तो यह ललित निबंधों के निबंधकार हैं। सर, ललित निबंधों के निबंधकार कौन है? विद्या निवास मिश्र है। विद्या निवास मिश्र किस प्रकार के निबंधकार है? तो यह गुरुजी ललित निबंधों के निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है गुरुजी, अगला प्रश्न है गुरुजी, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है गुरुजी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लेखक है गुरुजी? यह है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता जो निबंध है, इसके लेखक गुरुजी कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है गुरुजी। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। पेपर में आएगा गुरुजी, हम पेपर में छापेंगे गुरुजी, कुछ भी हो जाए हम पेपर में छापेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, दूसरे का क है, क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान किसे कहा जाता है? गारसा द तासी। गारसा द तासी को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान किसे कहा जाता है? गारसा द तासी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गारसा द तासी को कहा जाता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो छाप दीजिएगा।
अगला यहाँ पे सर प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? सर सूफी काव्य धारा का। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनको किस धारा का कवि माना जाता है? सूफी काव्य धारा का सर कवि माना जाता है। किसको? मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए, पेपर में आएगा तो छाप देना है। इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, देन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करेजा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग वाला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। सर रीतिकाल है जो है, श्रृंगार काल किसने नाम दिया? सर वो दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने सर जी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम सर किसने दिया था? वो दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, गुरुजी दिया था। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। लहर के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। गुरुदेव लहर के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद है, पेपर में आएगा, छाप देना है। तो लहर के रचनाकार का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है। क्या है भैया? जयशंकर प्रसाद है। हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? सचिदानंद हीरानंद वासयान। बोले तो अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। हिरोशिमा कविता के रचनाकार का नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वासयान। बोले तो अज्ञेय नाम है गुरुदेव। कौन है भैया? अज्ञेय नाम है गुरुजी। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पे आपका पेपर में आएगा गद्यांश। ये देखिए गद्यांश आपका 10 अंकों का पेपर में आएगा, 10 अंकों का पेपर में आएगा। प्रश्न कैसा रहेगा मैं आपको भी बता देता हूं। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा। बाद में ये मत बोलिए गुरुजी नहीं आया। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अजर अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अनेक घाटों का क्या निर्माण करना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि लिया कहां से गया है। देखिएगा, जब जन कहीं शब्द दिखाई दे, ठीक है, राष्ट्र शब्द कहीं से दिखाई दे रहा है आपको, भूमि कहीं दिखाई दे, तो यह लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहां से लिया गया भैया? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक आपको पता होगा कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल सर। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है सर। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है सर। नोट कर लीजिए एकदम, नोट कर लीजिए एकदम, ठीक है ना? वासुदेव शरण अग्रवाल है। सबसे पहला प्रश्न, मैं आपको प्रश्न करने का तरीका भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, परेशान नहीं होने का। यस के एम स्टडीज जुड़े हैं, हल्का फुल्का चैनल नहीं है भाई। जन का प्रवाह का आशय लिखिए। जन का प्रवाह का आशय क्या होता है? ढूंढने का तरीका देखिए। जन के प्रवाह का आशय मतलब क्या होता है? अनंत होता है। जन के प्रवाह का आशय से क्या मतलब है? जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है। दैट्स द आंसर। एकदम छापने वाला क्वेश्चन है यार, एकदम छापने वाला क्वेश्चन है। बाद में मत बोलिए गुरुजी नहीं बताए। यहाँ पे देखिए, जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है बस। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। अगर और आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है, नीड ही नहीं है लिखने का। अगला यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न क्या है? दूसरा वाला प्रश्न क्या है? राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? जो राष्ट्र निवासी जन है यह किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो राष्ट्र निवासी जन नई उठती हुई लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है? अजर अमर है। राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है? अजर अमर है। दैट्स द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में मत बोलिएगा गुरुजी नहीं आए पेपर में, ठीक है ना? आएगा, आपको करने का तरीका होना चाहिए। सर ढूंढेंगे कैसे? सर ढूंढेंगे कैसे? अब जहां पे आगे बढ़ने के लिए है वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए कहां से शुरू हो रहा है सर? इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है? अजर अमर है। किसके साथ? नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो आपको प्रॉपर सॉल्व करने का जब तरीका भी आता रहेगा ना, तब आप करके आएंगे, ठीक है ना? देखिएगा, हम देने के लिए बहुत कुछ दे दिए,
लेकिन आपको वही पढ़ना है जो पेपर में आएगा। आपके अंदर जब तक वो जुनून नहीं रहेगा कि सर हमें कर लेना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले आप अपने अंदर एक करने का जुनून लेकर आइए। जिस दिन आपको कुछ करने का आपके अंदर जुनून जाग उठाना, उस दिन भाई दुनिया का कोई व्यक्ति रोक ही नहीं सकता, समझ लीजिए। आपको मिलेगा, आप जो कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको खुद के अंदर से ढूंढना रहेगा कि सर हमें ढूंढना है, अपने आप को लाना है, कहीं से भी लेकर आए, लेकिन लेकर आएंगे। अगर ये जुनून है तो आप लेकर आएंगे, ठीक है ना। जल का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, ठीक है ना। बस अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है। उत्थान के उत्थान के घाटों का निर्माण कैसा होता है। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसा होता है। अब जहां पे उत्थान के घाटों का निर्माण होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, कर्म और श्रम के द्वारा कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे करते हैं, तो कर्म और श्रम के द्वारा ही हम लोग उत्थान के अनेक घाटों का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए सर। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखिएगा, मैं आपको बहुत प्यारी स्टोरी के साथ बताऊंगा। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए पिंकी है और एक रिंकी है, दोनों से लड़ाई हो गई गुरुजी कॉलेज में। पिंकी ने पटक के मारा रिंकी को, ऐसा आपने किससे बोला, गुरुजी से बोला। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हुआ तो सर थोड़ा सा एक टॉफी के लिए लड़ाई हो गई थी गुरुजी, ठीक है ना, हमने उनसे। लेकिन गुरुजी हुआ ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, बस। तो आप क्या करें, बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, वैसा है नहीं, लेकिन आप वैसा माहौल क्रिएट कर दे रहे हैं। तो जरा सोचिए वही क्या हो जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाता है, और कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। बस अर्थात हम लोग क्या करेंगे, लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या रहेगा, बना रहेगा। बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए यार। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको राष्ट्र शब्द बार बार दिखाई दे रहा है, राष्ट्र शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जन शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब ऐसे शब्द आपको दिखाई दे, कहां से लिया गया है, मैंने ट्रिक बताया है, राष्ट्र के स्वरूप से। लेखक का नाम, अरे भाई वासुदेव सर अग्रवाल सर, वासुदेव सर अग्रवाल सर। बस काम खत्म, काम खत्म। और कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस यही छापना है गुरुजी, काम खत्म। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे गुरुजी, क्या लिख देंगे गुरुजी, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है, बस। और क्या यार, कुछ है ये नहीं है। जो आप मार परेशान है हिंदिया में कि गुरुजी हमारा आ जाएगा कि नहीं, कुछ नहीं तैयारी हुआ है, काहे के लिए भटक रहे हैं, हम है ना, पूरा खत्म करवा देंगे, चिंता मत करो। अभी कहाँ, अभी तो, अरे यार पेपर के 10 दिन पहले भी 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन में एकदम धुआं धुआं करेंगे यार, उड़ा देंगे, एकदम गर्दा मचा देंगे, कहर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चैनल को बस आप सब्सक्राइब करके रखिए, उसके बाद देखिएगा। अब आएगा भैया पद्यांश। अरे गुरुजी पद्यांश हुआ कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा भैया, ये 10 नंबर का रहेगा। 5 प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न प्रत्येक रहेगा, 10 नंबर का। प्रश्न कैसा रहेगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया रहेगा और आपको नीचे दिया रहेगा क्या भैया, यहाँ पे पद्यांश। देखिएगा पद्यांश है क्या यहाँ पे, पद्यांश है क्या यहाँ पे, पद्यांश देखिएगा। दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, राई भर भी
अनुताप न करने पाऊं। और जब यहाँ पे अनुताप शब्द दिखाई दिया तो समझ लीजिए भैया कैकेयी अनुताप से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कैकेयी गुरुजी अनुताप से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कैकेयी अनुताप से लिया गया है। फिर आगे देखिए क्या है यहाँ पे, थी सन छत्र रास निशा उत्तेजस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। अब यहाँ पर इसका गुरुजी हिंदी का अर्थ हो बता देंगे तो मजा आ जाएगा, हमें तो समझ नहीं आता। देखिएगा यहाँ पे है क्या? दुर्बलता का चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला के लिए कौन सा पथ है? अर्थात कैकेयी भरत की सौगंध का खाती हुई प्रभु श्री राम से कहती है कि व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है किसे? अगर कोई भी दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सौगंध खा रहा है, कसम खा रहा है, तो उसकी दुर्बलता प्रकट होती है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन सर किसी नारी के लिए इसके सिवा अन्य कोई पथ है ये नहीं। जैसे कहते हैं ना, आप पड़ोसी में कभी लड़ाई हो जाए, नहीं 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 हम अपने बेटवा कसम खाते हैं, हम तो चोरी नहीं किए थे। हाँ, ऐसा होता है ना। तो सौगंध खाने के व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। अर्थात वह राम को संबोधित हुए करते हुए कहती है कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं है तो पति के समान ही स्वयं पुत्र भी खो बैठी, और मुझे यह कहने से कोई न रोके, मैं जो कह रही हूं। ठीक है ना? ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सुन लो, यानी कि मुझे कोई रोको मत, मैं जो कह रहा हूं सभी लोग इसे सुन लीजिए। उसके बाद यहां देखिए क्या बोल रहा है, करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अर्थात अर्थात यदि मेरे के लिए कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर ले, मुझे यह न सहा जा सकेगा। मैं इतना बड़ा पाप करके भी पश्चाताप प्रकट न करूं और मौन रह जाऊं। थी सन छत्र राशि निशा उत्तेजस टपकाती, रोती थी नीरव सभा थपकाती। अर्थात कैकेयी की यह सब कहने के दौरान तारों से भरी हुई चांदनी का के रूप में अश्रुजल बरस रही थी, और नीचे मौन सभा हृदय को थपकाते हुए क्या कर रही थी? रुदन कर रही थी भैया, रुदन कर रही थी। ठीक है, आप देखिए सर इससे प्रश्न कैसा बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश का पाठ और कवि का नाम, तो मैंने आपको बताया था ना सर कैसे पहचानेंगे। सर यहाँ पे अगर अनुताप शब्द आया है, यहाँ पर सर अनुताप शब्द आया है, तो ये कैकेयी अनुताप से लिया गया है। अनुताप से लिया गया है। कहां से लिया गया सर? कैकेयी अनुताप अनुताप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है ना? और इसके लेखक कौन है भैया? मैथिली शरण गुप्त। तो लिखेंगे क्या? प्रस्तुत पद्यांश कैकेयी अनुताप से उद्धृत है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश गुरुजी कहां से कहां तक करना है? देखिएगा यहाँ पे, थी सन छत्र राशि निशा उत्तेजस टपकाती, रोती थी नीरव सभा थप हृदय थपकाती। अर्थात पंचवटी आश्रम में रात में जब कैकेयी अपने किए गए पश्चाताप कर रही थी, तो उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी, और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए क्या कर रही थी भैया? रुदन कर रही थी। क्या कर रही थी? रुदन कर रही थी। बस, और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है आपका दुर्बलता चिन्ह का क्या है? इससे मतलब इसे कौन किससे कह रहा है? यानी दुर्बलता का चिन्ह क्या है? यह जो शब्द है, यह वाक्य है, कौन किससे कह रहा है? तो सौगंध खाना व्यक्ति की दुर्बलता का प्रमाण है, यह कथन कैकेयी का है। किसका भैया? कैकेयी का है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका किसके प्रति है? तो ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, यह कथन कैकेयी का है और पंचवटी आश्रम में एकत्र हुई सभा के प्रति है। नीरव सभा की क्या स्थिति थी? तो जो नीरव सभा थी अपने हृदय को थप थप थपथपाते हुए क्या कर रही थी? रुदन कर रही थी। ऐसी स्थिति बनी हुई थी। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। उसके बाद आपका आएगा जीवन परिचय भैया। गुरुजी है जीवन परिचय कई नंबर का आएगा? अरे गुरुजी 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का, क्योंकि यहाँ पे
कवि लेखक दोनों रहेंगे गुरुदेव, दोनों रहेंगे। यहाँ पे 5 का क है। जैसे आपके प्रश्न बनते हैं सेम टू सेम मैं उठाया हूं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना हो और आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते चले जाएं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितना दिया है? 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का पेपर में रहेगा। कौन कौन है यहाँ पे? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी किसके लेखक हैं? भाषा और आधुनिकता के हैं गुरुजी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम और हमारा आदर्श के हैं गुरुजी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के लेखक हैं गुरुजी। अरे गुरुजी आप एकदम चपुआ वाला ट्रिक बता रहे, एकदम कलेजा हरियरा आ गया गुरुदेव। यहाँ पे किसको लेकर आए हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संक्षिप्त परिचय यानी शॉर्ट में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। हुआ कहाँ था? हुआ कहाँ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। कहां पर हुआ था? तमिलनाडु में। प्रसिद्धि कैसी थी? मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए थे। इनके पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन था। माता का नाम क्या था? असियम्मा था। इन्होंने शिक्षा सर कैसी ग्रहण की थी? इन्होंने शिक्षा में इंजीनियरिंग किया था। क्या किया था भैया? इंजीनियरिंग किया था। इनकी लेखन विधा काव्य था सर और आत्मकथा इत्यादि इनकी सर लेखन विधा थी। सर इनकी भाषा कैसी थी? सरल, प्रवाहमय और बोधगम्य इनकी सर क्या थी? सर भाषा थी। इनकी सर शैली कैसी थी? चिंतन परक, आत्मकथात्मक सर इनकी शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सर इग्नाइट माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया और माय जर्नी इत्यादि। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हो गया था। उसके बाद पेपर में आएगा कवि का 5 नंबर का आएगा। आप लोग डिटेल में तैयार करिएगा, मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, डिटेल में कर लीजिएगा। किसका किसका है? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। मैंने किसका लिया? यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का लिया है। सर जन्म कब हुआ था जयशंकर प्रसाद का? 30/1/1889 ईस्वी में हुआ था। कहां पर सर? काशी। काशी कहाँ पे है सर? अरे गुरुजी यूपी में है गुरुजी। पिता का नाम देवी प्रसाद था और यह छायावाद के क्या प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी लेखन विधा सर काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध इत्यादि सर इनकी क्या थी? लेखन विधाएं थी सर। इनकी भाषा सर कैसी थी? तो इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी सर। इनकी शैली प्रबंध काव्य एवं मुक्तक मुक्तक इनकी क्या थी सर? शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन सी हैं? कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, कानन कुसुम है इत्यादि सर इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं। और प्रेम पथिक सर इनकी मृत्यु 14/1/1937 ईस्वी में हो गया था। 14/1/1937 ईस्वी में हो गया था। आगे गुरुजी क्या है भैया? कहानी है गुरुजी। अब कहानी कितने नंबर का आएगा गुरुजी? जो कहानी है पेपर वन में ना, वो आएगा आपका 5 नंबर का। किन नंबर का आएगा? 5 नंबर का। है किस पर? यहाँ पर देखिएगा, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, या फिर पेपर में जैसे आता है मैं वैसे बता रहा हूं। यहाँ पे ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार, सबसे गंदा काम किया आप लोग। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दबाकर दबाकर वीडियो को शेयर करना है आपको। पंचलाइट कहानी का सर सारांश, हेडिंग पंचलाइट कहानी का सारांश। सर पंचलाइट कहानी के सारांश में क्या लिखेंगे? पंचलाइट फरविश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, यानी कि इस कहानी के रचयिता सर जी फरविश्वरनाथ रेणु जी हैं। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये जो कहानी है सर जी, इसमें एक बिहार है और बिहार के एक छोटे से पिछड़े से गांव का बहुत प्यारा सा वर्णन किया गया है। इस कहानी में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं जो कि रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वे क्या कहते हैं? पंचलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये साधारण लोग एक सम्मान वस्तु समझते हैं और इस पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी बच्चे, महिला और पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच अपनी पत्नी को क्या देता है? आदेश देता है कि ये शुभ काम करने से पहले वह पूजा पाठ का क्या कर ले? प्रबंध कर ले। अब सभी उत्साहित क्या हो जाते हैं? उत्साहित हो जाते हैं, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? क्योंकि ये असाधारण लोग
पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल थी, ये बहुत ही साधारण थी, इनको पंचलाइट जलाने के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसी महतो टोली में गोधन नाम का एक लड़का है, जो कि गांव की मुनरी नामक एक लड़की से क्या करता है, प्रेम करता है। ठीक है ना। और फिर मुनरी की काकी, मुनरी की मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से अक्सर सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिस कारण पंचों ने उसे अपनी टोली से बाहर निकाल रखा था। और मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है, और वह इस बात को चतुराई से पंचों तक क्या करती है, पहुंचा देती है। और गोधन को सरपंच ने बुलाकर पंचलाइट को जलाने के लिए कहा, और गोधन पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, और मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को अपने घर शाम के खाने पर क्या करती है, निमंत्रण देती है। और पंच लोग जो हैं बहुत उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में सब लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। उसके बाद आपका पेपर में आता है खंड काव्य। क्या था भैया, खंड काव्य। यह पेपर में आपका खंड काव्य आएगा, 5 नंबर का खंड काव्य रहता है। यह अपने आप जिले के अनुसार आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे है क्या, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा। ठीक है ना। पहला यहाँ पे जो खंड काव्य है वो किसका है, श्रवण कुमार का। किसका है, श्रवण कुमार। प्रश्न क्या है यहाँ पे, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार के चारित्रिक विशेषताओं पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए। अथवा में रहेगा श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश, खंड की कथा वस्तु अपने शब्दों में आपको लिखना रहेगा। ठीक है ना। या फिर प्रश्न देगा आपका रश्मि रथी के सप्तम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चित्रांकन कीजिए। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथासार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर अगला प्रश्न रहेगा सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथासार लिखिए। त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा पेपर में क्या रहेगा, त्यागपति के आधार पर राजश्री का चित्रांकन कीजिए। या फिर रहेगा आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब यहाँ पर मैं लेकर आया हूं श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं का मैं वर्णन। और ये एक बात याद रखना, यह आपके जिले के अनुसार खंड काव्य पूछा जाता है, तो आप देख लीजिएगा कि किस जिले में ये आता है। ठीक है ना, क्योंकि हर जिले के अलग अलग रहता है। तो देखिए चरित्र कुमार मतलब कि जो श्रवण कुमार है, इनके अगर चरित्र का वर्णन करें तो निश्चित प्रकार का है। पहला, माता पिता के अनन्य भक्त। जो श्रवण कुमार जी थे, ये अपने माता पिता को भगवान के रूप में पूजते थे और बहुत उनसे क्या करते थे, प्रेम करते थे। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता का अनन्य भक्त है। कुमार दशरथ के बाणों से आहत होने पर भी उसे अपने माता पिता की क्या है, बहुत ही चिंता है। तो यह बहुत ही अपने माता पिता क्या करता है, सेवा करता है और परम भक्त है। किसका, अपने माँ बाप का। दूसरा यहाँ पे है त्यागी, निश्चल तथा निरपराधी। यानी कि जो श्रवण कुमार है, वन में रहकर एक त्यागी, निश्चल और निस्पृह जीवन बिताने वाला युवक है, और वह जानते हुए भी अपराध नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद आत्मसंतोषी और निर्द्वंद, मतलब कि जो श्रवण कुमार है वन्य पदार्थों से ही अपना जीवन यापन कर परम संतुष्ट है। वह किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, वह प्रकृति की संपदा से ही संतोष करता है और अपने को क्या मानता है, अजात शत्रु मानता है। उसके बाद है भारतीय संस्कृति का उपासक। यानी जो श्रवण कुमार है, यह भारतीय संस्कृति का घोर उपासक है, और माता पिता, गुरु और अतिथि सेवा को अपना धर्म मानता है। और बाढ़ से आहत होने पर भी पास खड़े दशरथ को अतिथि सत्कार के लिए क्या हो जाता है, बेचैन हो उठता है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा 2 नंबर का मुहावरा। किन नंबर का है भैया, 2 नंबर का आपके पेपर मुहावरा आएगा। प्रश्न नंबर 9 जो रहता है ये मुहावरा रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा देखिएगा कि निम्नलिखित मुहावरा और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का
अपना उल्लू सीधा करना, घी के दिए जलाना, एक पंथ दो काज, एक अनार 100 बीमार। इस प्रकार से आपके पेपर में आएगा। तो इसको भी भैया कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, यानी कि स्वार्थी होना। वाक्य प्रयोग में सर क्या लिखेंगे? अपना उल्लू सीधा करने के बाद रमेश राजेश को घर में अकेला छोड़कर चलते बना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थी होना। वाक्य प्रयोग अपना उल्लू सीधा करने के बाद रमेश राजेश को घर में अकेला छोड़कर चलते बना। उसके बाद क्या है यहाँ पे? घी के दिए जलाना। क्या है? घी के दिए जलाना अर्थात अत्यंत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग रमेश की सरकारी नौकरी लगने के बाद उसके घर में घी के दिए जलाने लगे। ठीक है, उसके बाद ग वाला यहाँ पे एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज अर्थ क्या हो जाएगा? एक उपाय से दो कार्य का होना, एक उपाय से दो कार्य का होना। एक पंथ दो काज मतलब एक उपाय से दो कार्य का होना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? विजय टैक्सी बुक करके घूमने जा रहा था और रास्ते में उसको कुछ सामान लेना था, तो वह अपना सामान भी खरीद लिया, अर्थात एक पंथ दो काज। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, इसका क्या हो जाएगा भैया? ऐसी वस्तु जिसको चाहत सभी को है लेकिन उपलब्धता बहुत कम है। जैसे इस समय सरकारी नौकरी हो चुकी है, सब लोग चाहते हैं कि हम ले ले, लेकिन नौकरी कम है। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? आजकल सरकारी नौकरी कम होती है और उसको पाने वाले अनेक। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। तो यह आपके 22 फरवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैंने क्वेश्चनों का यहाँ पे एक सीरीज करवाया है। कम से कम यहाँ पे 60 नंबर का मैंने करवाया है। कितने नंबर का भैया? 60 नंबर का मैंने करवाया है। वो चाहे आपका गद्यांश, पद्यांश, बहुविकल्पी, जीवन परिचय, खंड काव्य, मतलब सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे एक तरफ से करवाया है 22 फरवरी के लिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके उतना चैनल सब्सक्राइब करिए, और एक बार आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।